स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइंस अकेडमी फॉर ऑल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 सेट्स। सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 करने के लिए और प्रोबेबिलिटी को अच्छे से करने के लिए। अब सेट्स होता क्या है? सेट्स होता है अ सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ लिखा भी गया अ सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एक चीज़, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्लास 11 में कौन सी रिफ्रेशर बुक लेनी चाहिए एनसीईआरटी के अलावा। मैं आपको सबसे पहले ये बोलूँगा क्लास 11 में बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी की, बहुत अच्छी बुक है। और ज़्यादा करना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और अगर उसके अलावा अगर आपके स्कूल में किसी बुक से कराया जाता है रिफ्रेशर तो आप वो लीजिएगा। तो हर स्कूल में वेरी करता है क्योंकि हर स्कूल का पेपर स्कूल में ही बनता है क्लास 11 का। आप क्लास 12 में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है बोर्ड्स के, लेकिन स्कूल में 11th क्लास का पेपर स्कूल में ही प्रिपेयर होता है। हर टीचर का, हर किसी का अपना पैटर्न अलग होता है पेपर बनाने का, तो इसलिए आप स्कूल के हिसाब से कीजिए। एनसीईआरटी बेस्ट बुक है आपके लिए क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए। चलिए बात करते हैं। अ सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड और ऑब्जेक्ट्स पे देखिए यहाँ अंडरलाइन किया गया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। ऑब्जेक्ट्स, सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं सेट्स के। वो आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम भी हो सकते हैं, मतलब किसी के नाम भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेल डिफाइंड के बारे में जानना। सेट की डेफिनेशन है, लेकिन वेल डिफाइंड की बात करूं तो इसकी अलग से डेफिनेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो नहीं पता लगेगी हम सेट्स को नहीं बना पाएंगे कि ये सेट है भी या नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होती है? वेल डिफाइंड कलेक्शन की वर्ड की बात करूं तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन वो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट वेरी नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर नेचुरल नंबर बताओ तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4। सब लोग यही बात बोलेंगे कि यही होते हैं नेचुरल नंबर। अगर सब लोगों से बोला है कि वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होते हैं लिखो, तो क्या लिखेंगे सारे? AEIOU ये लिखेंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते। लेकिन अगर आप सबको अगर एक काम दिया जाए कि सारे क्रिकेट पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको क्रिकेट खेलना और देखना, अगर आप सबको एक काम दिया जाए कि टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर के नाम लिखो आप सारे, तो जितने भी लोग हैं, किसी को सचिन पसंद होगा, किसी को कोहली पसंद होगा, किसी को द्रविड़ पसंद होगा, किसी को सहवाग पसंद होगा, किसी को कोई और प्लेयर पसंद होगा, फॉरेनर प्लेयर भी पसंद होगा, तो वो डाटा जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हर किसी का अलग अलग डाटा होगा, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आएगा। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट तो कोई मैटर ही नहीं करते वहाँ पे। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, उसके जो 11 प्लेयर टीम में खेल रहे थे, उन 11 प्लेयरों के सारे नाम लिखो, तो आप चाहे सर्च भी करेंगे तो आपको वो 11 प्लेयर मिल जाएंगे। तो सारे जो डाटा कलेक्ट करके लाएंगे सब सेम टू सेम लेके आएंगे, तो वो हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन। किसकी? ऑब्जेक्ट्स की। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो वेल डिफाइंड होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप समझ गए होंगे वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे, सब लोग उस बात पे एग्री करे। जैसे नेचुरल नंबर है, वॉवल्स है, तो इसे बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होती है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? आपके बुक में डेफिनेशन दी हुई है। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीन सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जितने भी होते हैं इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स, मेंबर ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। एलिमेंट्स को हम जो लिखते हैं ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं और सेपरेट करते हैं कॉमा लगा के। जैसे ब्रेसिस मतलब ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ऐसा इसमें ब्रैकेट बनता है। अगर आप वॉवल्स बोलते हैं तो कौन कौन से आते हैं? A, E, I, O, U, देन ब्रैकेट क्लोज। बस यहाँ पे एक कैपिटल A या B कोई भी सेट का नाम दे, तो A सेट को है रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर नीचे ही देखेंगे अगर आप बुक में, तो यहाँ पे एक चीज़ और दी है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। सेट बनाओ नेचुरल नंबर का जो 42 को डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करते हैं? 1 होता है, 2 होता है,
7 होता है, 6 भी होता है, 14 होता है, 3 होता है, 21 होता है, 42 होता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1 2 फिर 7 6। तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे कि एलिमेंट जो है आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ये नहीं कि जिसका ऑर्डर पहले आता है वो पहले ही आएगा, भैया पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, ऐसा नहीं होता है सेट के। आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। जैसे वॉवल सीधे तो ई आई यू ओ ए आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सेट ही कहलाता है। ये कौन सा फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एक बात और होती है कि एक एलिमेंट, एक मेंबर का नाम एक ही बार लिखा जाता है सेट के अंदर। जैसे कि हमारे पास स्कूल वर्ड था, बोल रहा है इसके सारे लेटर्स को यूज़ करो और एक सेट बनाओ। तो हमने एक सेट बनाया, ए सेट, तो सारे लेटर्स को यूज़ करना था। तो पहला एस सी एच, अब लेटर्स को यूज़ कर रहा है तो लेटर तो ओ तो एक ही लेटर है ना, तो एक ही बार लिखा जाएगा, ऑर्डर आगे पीछे करके लिख सकते हैं आप। तो ये स्कूल के सारे लेटर्स को यूज़ करके हमने एक नया सेट क्रिएट कर दिया स्कूल वर्ड का। तो आपको क्लियर हो गई। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जिसमें एलिमेंट्स को ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं और सेपरेट किससे करते हैं, कॉमा लगा के, वो कहलाती है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं। बात आ रही है सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set। एक ऐसी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी जो इस सेट के एलिमेंट्स के बाहर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी बना के आपको स्टेटमेंट बना के आपको प्रेजेंट करना है। कैसे करना है देखिए। अब देखिए ये क्या था, ए क्या थे ये वॉवल से। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे, ए सेट है तो ए इक्वल टू ब्रेसिस क्या वॉवल्स है, तो इन सबको जितने भी एलिमेंट्स हो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो इन सबको मैं एक्स मान लेता हूँ। एक्स वाई भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश बेट्स ब्रैकेट क्लोज। तो x क्या है, ये सारे क्या माने, x y भी ले सकते थे, x सच दैट x क्या है, x इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अगर आप इतनी सी लाइन कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके माइंड में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ए ई आई ओ यू आ जाएगा अपने आप। तो इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब जैसे यही लिखा था हमने 1 2 7 6, ये क्या थे, जो नेचुरल नंबर 42 को क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो किस तरीके से हम लिखते, तो b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या था, x इज ए नेचुरल नंबर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, विच डिवाइड्स 42 बेसिस। तो x क्या हो गया यहाँ पे, x क्या है, x इज एक नेचुरल नंबर है जो डिवाइड कर रहा है किसको, 42 में। तो आपके माइंड में कौन कौन से नेचुरल नंबर आ जाएंगे, यही आएंगे सारे, 1 2 7 6 14 3 21 एंड 42। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई जिसमें हम एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी का यूज़ करके सारे एलिमेंट्स को, मेंबर ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाहर के एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं होते, ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो इतना अगर कोई पढ़ेगा तो उसके माइंड में यही एलिमेंट्स घूमेंगे, इसके बाहर के एलिमेंट्स नहीं आते, तो उसे बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए बुक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन कौन से सेट्स है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ये डेफिनेशन ध्यान रखनी पड़ेगी। वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। सारे मंथ जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई, और भी कोई होता है नहीं। तो सब लोग इस बात पे एग्री करेंगे तो सेट बनेगा।
द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के अगर सबको नाम लिखने को दिए जाए, क्या सबके सेम होंगे? जब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी को कोई अच्छा लगता होगा, किसी को कोई राइटर अच्छा लगता होगा, तो वेरी करेगा, तो इसका मतलब सेट नहीं है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी ये बात? बिल्कुल करेगी। किसी के लिए कोई बेस्ट होगा, किसी के लिए कोई बेस्ट होगा, तो सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। सारे बॉयज़ जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, क्या अलग अलग होंगे? जो आपकी क्लास में हैं, किसी को भी एक इंडिविजुअल क्लास ली जाए, 11th क्लास में जो भी आपकी क्लास में बॉयज़ पढ़ते हैं, तो वो तो बॉयज़ तो सेम ही रहेंगे, उनके नाम तो वेरी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो सब कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? 1 से 99 तक आ जाएंगे, तो सबके लिए सेम रहेंगे, तो सेट है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे, क्या पर्सन टू पर्सन उसका डाटा अलग अलग होगा या सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। अगर आप मुंशी प्रेमचंद के बारे में गूगल पे सर्च करेंगे तो वो सारे नॉवेल्स निकल आएंगे, तो सारे जो डाटा बनाएंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम बनाया जाएगा, तो ये सेट होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सेट कौन कौन से होते हैं। बस आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड कलेक्शन किसकी? ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 बोला राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन सबको बोल रहा है। और दिया किस में हुआ है देखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है? एक इंटीजर है जो -3 से बड़ा है और लेस देन 7 है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए -3 से बड़ा है और 7 से स्मॉलर है, तो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे फटाफट। तो क्या कह रहा है? -3 से बड़ा है, इंटीजर है, तो कौन सा हो गया? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 से छोटा है ना, तो हो गया। सेकंड में क्या कह रहा है? नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो कौन कौन से हो जाएंगे सेकंड में? नेचुरल नंबर करने हैं 6 से स्मॉलर, तो 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन है ना, तो 5 तक ही होंगे, हो गया। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट्स इज 8। एक्स क्या है? 2 डिजिट नंबर है जिनके डिजिट्स को ऐड करने पे जो है 8 आता है। तो कौन कौन सी हो गई भाई? ऐसा 2 डिजिट नंबर जिसकी डिजिट्स को सम करने पे 8 आता हो। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट है तो 10 वाली रो पे चलते हैं, तो कौन सा होगा? 17 होगा। फिर अगर 20 वाली में आएंगे तो कौन सा हो जाएगा भाई? 26। फिर 3 वाली में आएंगे तो 35, 44। फिर कौन सा हो जाएगा? 53, 62, 71 और एक और बचा 2 डिजिट नंबर जिसका सम करने पे 8 आता है, 80। 80 भी तो होगा, तो हो गया। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ऐसा प्राइम नंबर जो डिवाइड करता है किसको? 60 को, डिवाइजर हो जिसका। तो कौन सा होगा? प्राइम नंबर 2 करता है, 3 करता है एंड 5 करता है। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद बोल रहा है टिग्नोमेट्री वर्ड है, इसके सारे सेट्स ऑफ ऑल द लेटर्स, सारे लेटर्स को यूज़ करके एक सेट बनाना है, सारे लेटर्स को यूज़ करके। तो सारे लेटर्स में कौन कौन सा आ गया? पहले देखो, टी आएगा, आर आएगा, आई आएगा, जी आएगा, ओ आएगा, एन आएगा, एम आएगा। अब देखो और क्या बच्चा? ओ आएगा, ओ एक बार ही हो चुका, दोबारा नहीं आएगा। एम आ गया, ई आएगा, उसके बाद क्या है? टी दोबारा आ रहा है लेकिन टी लिख चुके हैं, नहीं आएगा। फिर आर आ चुका है और वाई बच गया। तो सारे लेटर्स का यूज़ हो गया हमारे द्वारा। एक लेटर एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता। क्लियर है? तो बैटर में कैसे बन जाएगा? नेक्स्ट में BETR। समझ आ गई होगी आपको रोस्टर फॉर्म। तो कैसे हम प्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म को। अब हम बात कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट जो है 3, 6, 9, 12।
अब ये 3, 6, 9, 12 क्या है? अगर आपको एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी में लिखना है तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? बहुत सारे से बच्चे सोच रहे होंगे मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 के टेबल में आते हैं, लेकिन 3 के टेबल में बात करूं तो 15 भी आता है, 18 भी आता है। और हमारी डेफिनेशन क्या थी सेट बिल्डर फॉर्म की, कि ऐसी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी बनानी है जो उसके बाहर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट ना करे, सिर्फ उतना ही डिफाइन करे जितना दिया गया है, उसके बाहर के एलिमेंट नहीं हो। अगर हम लिख दें मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में तो 15 भी आता है, 18 भी आता है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो A इक्वल टू एक सेट है, इन सब एलिमेंट्स को क्या मान लेते हैं हम? x, y, z, कुछ भी x, z। x क्या है? x इक्वल टू मैंने मान लिया 3n। क्या मान लिया? 3n, 3 इंटू एन। 3 के टेबल में तो आते हैं, लेकिन प्रेजेंट 3 के टेबल अगर लिख देंगे, जब मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे तो उसमें तो बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो तरीका क्या है यहाँ पे? वेयर n इज लेस देन 5, n क्या है? 5 से छोटा है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर भी है। n बिलोंग्स टू के बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बिलोंग्स टू का मतलब सिंपल होता है कि वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करता है, उस सेट में रहता है, मेंबर है उस सेट का। तो नेचुरल नंबर n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के सेट में से है, लेकिन कहाँ तक है? 5 से छोटा है। तो कौन कौन सा होगा? n 1 होगा। अगर n 1 पुट करते तो कितना आता? 3 1 जा 3, 2 पुट करते तो 6, 3 3 जा 9, और 4 पुट करते तो 12। तो इसके बाहर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है एक कॉमन प्रॉपर्टी। समझ आ गया होगा आपको? सेकेंड पार्ट जो है बोल रहा है 2, 4, 8, 16, 32। अब ये देखे जाए तो मल्टीपल ऑफ 2 है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 2 में तो 10 भी आता है। इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर में 10 भी आता है, 6 भी आता है, 12 भी आता है, वो भी नहीं है। तो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेकंड पार्ट था, उसको आप बी भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, कि क्वेश्चन तो अलग ही है। तो x सच दैट x क्या है यहाँ पे? x इक्वल टू 2 की पावर n। मतलब कि अगर 2 की पावर 1 होती तो कितना आंसर आता? 2 आता। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 62। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। तो यहीं तक पूछा था मेरे से, इससे आगे तो नहीं पूछा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? वेयर n इज लेस देन 6 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि आप नेचुरल नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो n 6 से कम है, तो कहाँ तक यूज़ करोगे? 5 तक। और कहाँ से नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 से 5 तक यूज़ करेंगे। तो 1 2 पुट किया तो 4, 3 पुट किया तो 8, 4 पुट किया तो 16, 5 पुट किया तो 32 हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट अगर आप देखेंगे 5, 25, 125, 625, तो क्या है ये सारे? फिर से सेम बन गया थर्ड पार्ट। x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n है, जहाँ पे n जो है क्या है? लेस देन 5 है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। क्लियर हो गई बात आपको? अब नेक्स्ट क्या है? 2, 4, 6 डॉट 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 डॉट। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? वही ए सेट बोल सकते हो आप। x सच दैट x 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम इसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं 2n, और n का तो एंड ही नहीं है, क्योंकि डॉट 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 इन्फिनाइट तक चल रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल। 1 पुट करने पे कितना आता? 2, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8, डॉट डॉट डॉट, जो जो पुट करते जाओगे वैसे वैसे आंसर आता जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? 1, 4, 9 डॉट 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 100। अब ये ना तो सेम टेबल में आ रहे हैं किसी में, ना ये इवन नंबर है, ना ये प्राइम नंबर है, ना ये ऑड नंबर है। तो क्या लिखे भाई? तो इसे कैसे लिखेंगे? a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर लिख सकता हूँ, n स्क्वायर। और n क्या है भाई यहाँ पे? n इज लेस देन 11, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेस देन 11 है, मतलब 10 तक पुट कर सकते हो। कहाँ से लेके? 1 से। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
और 10 का स्क्वायर 100 होता है और नेचुरल नंबर है, इससे आगे जा नहीं सकते और 1 से कम में पुट नहीं कर सकते। तो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। कोई भी आएगा अगर ये नंबर डालेगा तो उसको यही आंसर मिलेगा जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था। इसके अलावा कोई एलिमेंट बाहर के रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ये सेट, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आपको समझ आ गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको एक्सरसाइज 1.1 सारी करनी है ताकि आपकी सारी रिवीजन हो जाए। और कोई भी अगर किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जहाँ हमें मेल करके पूछ सकते हैं। और सारे एग्जाम्पल्स भी करने होते हैं NCERT के अच्छे से, ताकि कोई भी डाउट नहीं बचे आपका और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए।